दोस्तों आज हम लोग डिफरेंसेस देखने वाले हैं पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट वाले लोगों में। और इसके लिए मैंने दो बुक का सहारा लिया है, द रिच डैड पुअर डैड और द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सबसे पहला डिफरेंस रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में ये है कि रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट बनाते हैं जो उनको हर महीने पैसे ला के देता है, और उसके बाद अपने कंफर्ट की चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए, शो के लिए सारी यूजलेस चीज़ें खरीद लेते हैं और उसके बाद उनके पास पैसे ही नहीं बचते इन्वेस्ट करने के लिए। आप ऐसे बहुत सारे लोग देख सकते हो जो महंगे से महंगे घर में रहते हैं, महंगे से महंगी गाड़ियाँ चलाते हैं, महंगे से महंगा इंटीरियर है उनका और उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं है। बट अपनी पर्सनल लाइफ में जब वो लोग बात करते हैं तो उनके बीच में हमेशा पैसों को लेके बहस होती रहती है। जब वो अपने किसी रिलेटिव से बात करते हैं तो वो उनको हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनके पास कितना महंगा घर है, कितनी महंगी गाड़ी है और वर्ल्ड क्लास गैजेट्स हैं उनके पास, बट अंदर ही अंदर हमेशा उनको पैसों का टेंशन रहता ही है। दोस्तों पुअर मेंटालिटी वाले लोग अक्सर यही गलतियाँ करते हैं। 15,000 की सैलरी होगी और 70,000 का आईफोन ले लेंगे, महंगे से महंगी गाड़ियाँ लोन पे ले लेंगे, 10-10 हज़ार की जीन्स ले लेंगे और महंगे से महंगे जूते ले लेंगे। वहीं अमीर मेंटालिटी वाले लोग ये देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट उनके लिए कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है और तभी उसके लिए पे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बताता है कि रिच मेंटालिटी वाले लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी, मगर बहुत कम लोग जानते हैं रॉबर्ट और उनकी वाइफ की रियल लाइफ स्टोरी। शादी से पहले वो लोग बहुत ज़्यादा लोन में थे और उनकी सारी मंथली सैलरी इंस्टॉलमेंट पे करने में ही चली जाती थी। लेकिन रॉबर्ट को अपने रिच डैड के सारे प्रिंसिपल याद थे जो ये कहते हैं कि अपने आप को सबसे पहले पे किया करो। इसलिए रॉबर्ट अपनी मंथली सैलरी का 20% हमेशा सेव किया करते थे, भले ही उधार वाले लोगों से कितना भी प्रेशर आ रहा हो। वो उस प्रेशर को एज अ मोटिवेशन यूज़ किया करते थे और एक्स्ट्रा काम करके अपना इंस्टॉलमेंट पे किया करते थे, क्योंकि ये जानते थे कि अगर ये पहले ही उधार देने लग जाएंगे तो ये अपने लिए कभी भी सेव नहीं कर पाएंगे और ये कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। और बाद में फाइनली इन्होंने उसी सेव किए हुए पैसों से बहुत सारी बिजनेस डील की और फाइनली मिलियनेयर बन गए। हम में से ज़्यादातर लोग अक्सर यही गलती करते हैं। हम ये सोचते हैं कि सबसे पहले उधार चुकाएंगे, फिर जाके सेविंग स्टार्ट करेंगे, या फिर हमारी सैलरी से जितना भी बचेगा हम लोग उसको सेव करेंगे। लेकिन दोस्तों ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दोस्तों इवन वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि सबसे पहले आप पैसे सेव करो, फिर जाके अपने डेली खर्चे करो। दोस्तों आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपकी सैलरी ही कम है, आप अपने सैलरी का कम से कम 20% हमेशा सेव करो। और दोस्तों माना कि सेव करना आपको अमीर नहीं बनाएगा, आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बिजनेस डील करनी पड़ेगी, लेकिन सेव करना आपका सबसे पहला स्टेप है अमीरी की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये बताता है कि रिच मेंटालिटी वाले लोग अपने स्किल्स को जिंदगी भर इम्प्रूव करते रहते हैं। इसी प्रिंसिपल को द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में शार्पन द 100 नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि महंगे से महंगा ब्रांड कभी भी टीवी में अपना एडवर्टाइजमेंट दे के ये नहीं कहता कि आप उनसे वो चीज़ खरीद लो। कभी भी लैम्बोर्गिनी या फिर फरारी वाले आपसे टीवी में एडवर्टाइज़ करके नहीं बोलेंगे कि आप उनसे वो गाड़ी खरीद लो, या फिर हेलीकॉप्टर या फिर प्राइवेट जेट वाले कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों, जबकि ज़्यादातर पॉपुलेशन तो टीवी ही देखती है? क्योंकि इन लोगों को पता है कि जो भी लोग ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं वो लोग टीवी देखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ज़्यादातर मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, पोस्ट डॉक कर चुके हैं और ये लोग सोचते हैं कि ये लोग आराम डिजर्व करते हैं और इन्हें और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़्यादातर लोग ऑफिस से घर आकर टीवी देखते हैं। और दोस्तों बहुत सारे मिडिल क्लास बिजनेसमैन भी घर आकर टीवी में सीरियल्स देखते हैं, क्योंकि कुछ नई चीज़ें सीखना उनके दिमाग पे प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन रिच मेंटालिटी वाले लोग ये जानते हैं कि उनको अपनी स्किल हमेशा इंप्रूव करते रहनी है। दोस्तों अगर हम लोग बिल गेट्स का एग्जांपल लें तो माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर हो चुके हैं और वो एक बिलियनर हैं, लेकिन अभी भी वो हमेशा नई बुक्स पढ़ते रहते हैं और अपनी पढ़ी हुई बुक के नोट्स gatesnote.com पे डालते हैं। और दोस्तों ये एक रिच माइंडसेट का परफेक्ट एग्जांपल है। दोस्तों हम में से बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि बिल गेट्स अपनी वाइफ मेलिंडा के साथ एक फाउंडेशन चला रहे हैं जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आउटसोर्स। दोस्तों हम में से जब किसी की भी जॉब लग जाती है तो हम ये बोलते हैं कि भाई अब तो अपनी लाइफ सेट है। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि मैं अब ग्रो नहीं करना चाहता या फिर मैं इसी जॉब में ही रहूँगा। इसका मतलब ये है कि अब हमारी सैलरी सिर्फ इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन से ही बढ़ेगी। फिर हम लोग स्कार्सिटी माइंडसेट में चले जाते हैं। इसका मतलब पैसे बचाने वाले माइंडसेट में। हम पूरी ज़िंदगी पैसे बचाने में ही लगा देंगे। बिजली का बिल कैसे बचाएं,
खाने में पैसा कैसे बचाएं, पानी का बिल कैसे बचाएं और पूरी ज़िंदगी इसी स्किल को इम्प्रूव करने में लगा देंगे। इसलिए अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि उनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और लिमिटेड विल पावर है, इसलिए उनको लोगों की मदद ज़रूर लगेगी। इसलिए वो अपने ज़्यादातर काम जैसे कि खाना बनाना, लॉन्ड्री करना, ड्राइव करके ऑफिस जाना और ऑफिस के सारे टेक्निकल काम ये लोग ये सब आउटसोर्स कर देते हैं। और दोस्तों वो अपने फ्री टाइम में उन स्किल्स पे ध्यान देते हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर है और वैल्यूबल है। दोस्तों इसके दो फायदे हैं। पहला तो वो अपनी कंट्री को इकॉनमी प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरा कि वो बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों मगर पुअर माइंडसेट वाले लोग ये देख के जलते हैं। वो बोलते हैं कि अरे उसको नौकर के बिना एक जगह से दूसरी जगह जाया नहीं जाता या फिर कितना स्टाइल मार रहा है। मगर दोस्तों रिच मेंटालिटी वाले लोगों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सारे कामों को आउटसोर्स कर दो और घर में बैठ के फिर से टीवी ही देखो। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो और अगर आपको और लोगों की ज़रूरत है तो आप उनको आउटसोर्स कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट लेसन है थिंक विन विन। दोस्तों यहाँ रिसर्चर्स ने ह्यूमन साइकोलॉजी को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक रूम में 2 स्ट्रेंजर्स को बिठा दिया और उनके सामने टेबल पे $100 रख दिए और रिसर्चर्स ने उनको ये बोला कि उनको वो $100 आपस में बांटना है। मगर शर्त ये थी कि पहला आदमी ये डिसाइड करेगा कि उस $100 को किस भाग में बांटना है और दूसरा आदमी ये डिसाइड करेगा कि पहले आदमी ने जैसे बांटा है उसको मंजूर है कि नहीं। अगर उसको मंजूर होगा तो दोनों को उतना उतना हिस्सा मिल जाएगा, नहीं तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ रिसर्चर्स ने एक पैटर्न देखा। अगर पहला आदमी उस $100 को 50-50 करके बांटता था तो दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेता था। वहीं अगर पहला आदमी उसको 60-40 करके बांटता था तो भी दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेता था। मगर जहाँ पहला आदमी उसको 70-30 करके बांटता तो दूसरा आदमी उसे तभी रिजेक्ट कर देता। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ह्यूमन इमोशन का टिपिंग पॉइंट 70-30 ही है। दोस्तों रिसर्चर्स ने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे लोगों के साथ किया और उन्होंने ये देखा कि उसका रेशियो 70-30 के पास में ही मिल रहा था। दोस्तों रिसर्चर्स ने ये सोचा कि डेवलप कंट्री में $100 को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, इसलिए वो लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये एक्सपेरिमेंट करने गए और वहाँ उन लोगों ने ये पाया कि रेशियो सेम ही है। दोस्तों अगर आप भी दूसरे इंसान की जगह होते तो यही करते। आप यही सोचते कि पहला आदमी खुद को 70 दे रहा है और मुझको 30, तो मैं उसे 70 क्यों लेने दूँ। मगर दोस्तों अगर हम ये लॉजिकली सोचें तो पहले आपको कुछ नहीं मिल रहा था, मगर आपके हाँ बोलने पर आपको $30 मिल रहा है। मगर दोस्तों ज़्यादातर लोग यही डिसीजन लेते हैं। किस लिए? क्योंकि उनका पुअर माइंडसेट होता है, जहाँ जेलसी और चिढ़ के वजह से वो हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं। वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपना दिमाग यूज़ करके ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर देते हैं जिसमें दोनों का फ़ायदा हो। वो हमेशा विन विन वाली डील करते हैं। विन लूज़ या फिर लूज़ लूज़ वाली डील वो कभी नहीं करते हैं। भले विन विन वाली डील में उनको कम ही प्रॉफिट क्यों ना हो रहा हो, वो हमेशा वैसी डील करते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो हमेशा अपना दिमाग यूज़ करके ऐसी हज़ारों डील क्रिएट कर देंगे जिसमें उनको और उनके वर्कर्स को फ़ायदा हो रहा हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले फर्स्ट एसेट देन कंफर्ट। सबसे पहले अपने लिए एक ऐसा एसेट क्रिएट कीजिए जिससे आपको पैसे आए, फिर जाके अपने लग्जरी वाली चीज़ों पे खर्चिए। सेकंड, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही सबसे पहले अपने सैलरी का कुछ % हिस्सा सेव करें। ये समझे कि आपकी सैलरी ही कम है, फिर जाके उन सेव किए पैसों को इन्वेस्ट करें। थर्ड, आउटसोर्स। अगर आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं और आपको और लोगों की ज़रूरत है तो आप लोगों को आउटसोर्स कर सकते हैं। फोर्थ, इम्प्रूव योर स्किल्स। दोस्तों आप बहुत ज़्यादा टाइम खुद को डेवलप करने में दें ताकि आप खुद को पहले से ज़्यादा इंप्रूव कर सकें, अपने स्किल को बढ़ा सकें और वैल्यूएबल बन सकें। और लास्ट पॉइंट आता है थिंक विन विन। ये मत सोचो कि दूसरे को मुझसे ज़्यादा मिल गया, ये सोचो कि पहले आपको कुछ नहीं मिल रहा था, अभी आपको कुछ मिल रहा है और अगर आप टैलेंटेड हो तो आप उसी मौके का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकोगे। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर अपडेट्स हमेशा मिलते रहें।